नमस्कार दोस्तों, कहानी विद कीर्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पैसों का दोस्त। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली नेहा ने जब सासू माँ की डिग्रियाँ और ओहदा देखा तो देख करके उसके होश उड़ गए। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही है। आज नेहा की शादी है। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। नेहा के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद नेहा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। नेहा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई पर और अपनी नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि वह नौकरी क्या करती है तो उसके आगे पीछे कोई नहीं लगता है। नेहा का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। कई बार तो नेहा के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को बुरा भी लग जाता है, लेकिन नेहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा की शादी पास के ही शहर कानपुर में हुई है। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई हैं। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी नेहा का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था, अकड़ू और घमंडी। वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी, घर के काम आप करो, मैं पैसा कमा रही हूँ। नेहा को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। आज नेहा की रसोई की रस्म है। रसोई की रस्म करने के लिए वह रसोई में गई। उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो देवयानी जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही नेहा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे, ना ही घर के किसी और काम धाम की मुझसे उम्मीद करे, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आ करके रसोई में रोटियां बनाती है। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। देवयानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती हैं। उनको लगता है कि बहू सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी है, और मेरी बहू को भी भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। नेहा अपनी सास का इशारा देखकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप ये मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। नेहा की बातें सुन करके बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई सब उसका मुंह ताकते रह गए। देवयानी जी ने तो कुछ भी कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से डांट दिया है। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवयानी जी को भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती हैं, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू नेहा के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों में बहू की ही ज़रूरत होती है। दूसरे दिन देवयानी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, कल तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया गया है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। नेहा अपनी कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को सुना ही नहीं। गाना सुनते सुनते वह अपने गर्दन को भी हिला रही थी। देवयानी जी को लगा शायद बहू ने उनकी बात को सुन करके हाँ कह दिया है। दूसरे दिन बहू मुंह दिखाई की रस्म में जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ है और सारे रिश्तेदार बैठे हैं। आज पड़ोस के लोग भी बैठे हुए हैं।
मुंह दिखाई की रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार देते हैं। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी शगुन के लिफाफे ले करके अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब तुम्हें ये सब को लिफाफे दे करके पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुन करके नेहा सभी के सामने देवयानी जी पर भड़कते हुए कहती है, आपने क्या समझ रखा है, मैं इतने सारे लोगों के पैर छूंगी? मैं भी झुक झुक कर, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं सब लोगों के पैर छूँगी, वह भी झुक झुक कर? मुझसे ये सब नहीं होगा। आज फिर से नेहा ने सबके सामने देवयानी जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देवयानी जी कैसी बहू लेकर आई हैं, वह तो उनकी एक भी बात सुनती नहीं है। अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही है और जब देखो तब देवयानी जी को नीचा दिखा देती है और तो और अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे देवयानी का। ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर के आई है अपनी बहू। और आंगन में बैठे हुए सभी लोगों की बातें देवयानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती हैं, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें ये रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। नेहा चिल्लाती हुई कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठ करके लीड लगा कर गाना सुन रही थी। देवयानी जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ देवयानी जी का बेटा राहुल भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इस रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे राहुल के समझाने पर नेहा शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद नेहा देवयानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड़ प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं मैंने। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर भी छुपा कर मेरी कमर ही तोड़ डाली है। मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपनी चला ली, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, तो इन रस्मों को तो मानोगी ही, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। देवयानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती हैं कि बहू ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज रस्मों को मानना भी अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ये ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। देवयानी जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बात को काटते हुए नेहा कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि क्या मुझे करना है क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गंवार भी मुझे लेक्चर देने लगी हैं। इतना कहकर पैर पटकते हुए नेहा अपने कमरे में चले गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के आ जाने के बाद भी देवयानी जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर में बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालिए, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। एक दिन नेहा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। देवयानी जी अपनी रसोई के काम को निपटा कर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती हैं। तभी हड़बड़ाती हुई नेहा घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों
में देखकर फाइल को छीनती हुई कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ में आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ गंवार, अगर पढ़ी लिखी भी होगी तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आता ही नहीं होगी। बहू की बातें देवयानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वे अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वह अनपढ़ गंवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी हैं, वह भी नौकरी। वह अपनी बात कहने वाली होती हैं कि बहू नेहा अपनी फाइल को छीन कर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर देवयानी जी कहते कहते रुक गई। एक दिन नेहा के मामा का फ़ोन उनके पास आया और वह कहते हैं कि वह कानपुर शहर में आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आ पाए थे। नेहा अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वे घर पर ना मिल कर के किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपनी सास से अपने मामा को मिलवाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वे अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट में बुलाती है और इधर ही राहुल को लेकर पहुंच जाती है। बातों बातों में मामा नेहा को बताते हैं कि शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वे कानपुर आए थे। उस समय पर इस शहर में बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उसका जलवा था। आसपास के लोग उसके नाम से ही डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी। वह नेहा अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता के साथ सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। वह मामा से कहती है, मामा क्या आप इन सब इंस्पेक्टर से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ नेहा, मैं उनसे मिला था और वह वाकया मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर में हाईवे के पास से गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3 से 4 लोग बैठे थे। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरे कार के पास आ गए और कांच को नीचे करने के लिए कहा। जैसे ही मैं कांच को नीचे किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोग मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रख कर बोले, जितने भी पैसे और कीमती सामान है वह मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर मुझे दे दो। मैंने डर के मारे सब कुछ इन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह मेरा फ़ोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत तेज़ चोट लग गई। बहुत सारा खून भी निकल गया था। मैं बेहोश हो गया। मेरे हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जब होश में आया तो देखा आसपास कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरा हाथ मेरी जेब में गया, मैंने देखा फ़ोन तो मेरे पास ही है। फटाक से मैंने पास के ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय देवयानी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हतप्रभ रह गया था, क्योंकि वे बहुत ही बहादुर थी। मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने चोरों की गाड़ी पर एक फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन देवयानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सामान वापस से दिला दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। मैंने देवयानी जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। आज इस वाक़ये को 15 साल बीत गए हैं नेहा, लेकिन जब भी शहर कानपुर में आता हूँ वह वाक़या ताज़ा हो जाता है और बार बार मेरा मन देवयानी जी से मिलने का करता है। नेहा उत्सुकता से पूछती है, मामा क्या आप बाद में उनसे मिले? हाँ नेहा, ठीक होने के 4 दिन के बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। आपने मुझे समय पर अस्पताल पहुँचाया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता चला कि वह सब इंस्पेक्टर देवयानी जी ने 2 दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस चला गया। नेहा अपने मामा की बातों को सुन करके अचंभित हो रही थी।
और उसका मन भी देवयानी जी से मिलने का कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि उसकी सास का नाम भी देवयानी है, कहीं उसकी सास वही देवयानी तो नहीं है। लेकिन फिर वह सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ गंवार है, वह कैसे पुलिस इंस्पेक्टर हो सकती है। वह तो पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती है। अगर मैं उससे कुछ कहती हूँ तो पलट कर जवाब भी नहीं देती है। जबकि मामा तो कह रहे थे कि वह पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती है, तो वह देवयानी जी नहीं हो सकती। यह मेरे मन का भ्रम है, और कि दुनिया में एक ही देवयानी है, बहुत सारी देवयानी हैं। थोड़ी देर में राहुल भी वापस आ गया और कहता है, सॉरी मुझे बहुत देर हो गई, ऑफिस से ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए आप लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर ज़रूर चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। राहुल मामा जी से बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि नेहा का बिल्कुल भी मन नहीं कि वह राहुल मामा जी को अपने घर ले जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना, उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद था। वह अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। राहुल के कहने पर नेहा अपने मामा जी को अपने ससुराल ले गई। मामा जी हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। नेहा अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मामा जी आए हैं, ज़रा चाय बना कर ले आओ, साथ में पकोड़े भी बना लाना, खाली चाय लेकर मत आ जाना। देवयानी जी चाय और पकोड़े बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती हैं, उनको देख करके मामा जी खड़े हो गए और जा करके उनके पैर छूने लगे। अरे देवयानी जी, आप, मैं आपको कितना ढूंढता रहा, और आप मेरी नेहा की सास है, मुझे पता ही नहीं था। नेहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान है। नेहा का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला रह गया। मामा, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वह साधारण सी गृहिणी है, घर के सारे काम धाम करती है, और आपको उनको देखकर लगता है कि वे सब इंस्पेक्टर होंगी। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वह देवयानी नहीं है, कोई और देवयानी होंगी। नहीं नहीं नेहा, ये वही देवयानी जी हैं, सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान। मुझे इनका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से याद है। देवयानी जी चाय और पकोड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती हैं, जी मैं ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान हूँ, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान सुन करके नेहा के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर थी, जिसको वह पिछले 4 महीनों से अनपढ़ गंवार समझ रही थी, वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही है। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ गंवार कहकर अपमान किया है, कितनी बार अपनी नौकरी की धौंस दिखाई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वह भी नौकरी करती थी। तभी नेहा के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती करवाया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती ना कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। आप मुझे उधर क्यों नहीं मिली और आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब तो नेहा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उसकी सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दिया। देवयानी जी कहती हैं कि तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका देहांत हो गया। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर पर रहना बहुत ज़रूरी था। जब मेरे पति थे तो वह घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति का घर संभालने में पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सामने
सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख जाती थी, बच्चों की टिफ़िन तैयार करती थी, शाम को जब ड्यूटी से आती थी तो घर पर जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति या सास से शिकायत नहीं की है। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपनी नौकरी को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़े बहुत पेंशन के पैसे आते हैं, उसी से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्च चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। दिव्यानी जी की बात सुनकर नेहा उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं की समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार बोल कर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं हो तो मैं तुम्हें क्या बताती। आज नेहा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो इतनी बहादुर और निर्भीक सब इंस्पेक्टर रही है, और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को, बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला है, ये तो काबिले तारीफ़ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ, ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया है। नेहा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता था कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, दिव्यानी जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार किया है, यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज नेहा की आंखों के पश्चाताप के आंसू हैं। उसने अब सोच लिया है कि आप आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़ कर बैठ जाएं। नेहा की आंखों में आंसू देख करके दिव्यानी जी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती हैं, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना। चाहे वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी की ज़िंदगी के अपने संघर्ष हैं। कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है? दिव्यानी जी की बात सुन करके नेहा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा करती है कि वह अब किसी को कम नहीं आंकेगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।